सलीना ने इज़ाबेल को थप्पड़ मारा और उसका चेहरा सूज गया, लेकिन इस बार वह पहले की तरह उन्मत्त चिल्लाई नहीं। इसके बजाय उसकी आंखें फैली और होंठ कांपते हुए सलीना की ओर डर से देख रही थी। यह आवाज वही है। इज़ाबेल ने उन काली सर्द आंखों को देखा और डर के मारे कांपने लगी। मैं पूछ रही हूँ, सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा जब उसने देखा कि इज़ाबेल ने उसे पहचाना है। उसने इज़ाबेल की कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मेरा लाल अगेट रेड अगेट कहाँ है? सलीना को यकीन नहीं था कि लाल अगेट वाकई इज़ाबेल के पास है, पर इससे उसने महिला को डराने से नहीं रोका। पहले अगर इज़ाबेल ने इस तरह का खतरनाक सवाल सुना होता तो वह निश्चित ही कोई कमी बता देती, पर अब वो बहुत घबरा चुकी थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह कुछ जवाब नहीं दे पाई। वह सिर्फ सफेद चेहरे के साथ सलीना को घूरती रही, आप कौन हैं? सलीना को उसके चेहरे पर कोई अपराधबोध या अन्य भाव नहीं दिखे और वह भौहें चढ़ा बैठी। क्या वाकई वह चीज इज़ाबेल के पास नहीं थी? सलीना का पहले से ही निराश मूड और खराब हो गया। अगर यहाँ इज़ाबेल के पास कोई सुराग नहीं मिला तो बचा हुआ एकमात्र इंसान लिया ही था। सलीना की नजर और भी ठंडी हो गई। इतने भीड़ भाड़ वाले समंदर में वह एक छोटा लाल अगेट कैसे ढूंढ लेगी? सलीना ने इज़ाबेल को जमीन पर फेंक दिया और उसके टूटे हुए पैरों को देखकर तंज कसते हुए बोली, मैंने बस थोड़ा सा मेकअप किया था और मिस कॉलिंस, तुम मुझे भी नहीं पहचानती? सच में आंखें बंद कर ली हैं। जब भी वह उस निर्दयी और ढोंगी औरत को याद करती जो जमींदार ओस्वाल्डो की पत्नी बनने के कगार पर पहुंच चुकी थी, उसका चेहरा खासकर उज्जवल नहीं रहता। एंडरसन परिवार का बुजुर्ग वाकई उलझा हुआ इंसान था। उसने सचमुच अपने पोते को ऐसी औरत से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, ये सोचकर भी नहीं कि इससे उसकी वंशावली 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो सकती है। एक जूनियर के तौर पर भले ही ओस्वाल्डो खुद न चाहता हो, उसे अपने दादाजी की इच्छा माननी ही होती थी, पर सलीना वैसी नहीं थी। बदला लेना उसकी प्रकृति में था। ओस्वाल्डो ने जब उससे अच्छा बर्ताव किया तो वह समय समय पर वापस आकर उस खूबसूरती को बिगाड़ने में कोई हर्ज नहीं समझती। सलीना ने ठान लिया कि अगर भविष्य में उसे एंटोनियो ओस्वाल्डो का दादा से मिलने का मौका मिला तो वह जरूर उसकी दाढ़ी के बाल निकाल देगी। हमेशा दूसरों को सहन करने वाली मिस रिडल ने चुपके से इस निर्णय को नोट कर लिया। इज़ाबेल, जिसे सलीना ने जमीन पर फेंका था, उसकी बात सुनते ही तुरंत डर के मारे कांपने लगी। जब उसने याद किया कि सलीना ने पहले उससे लाल अगेट के बारे में पूछा था तो इज़ाबेल बेधड़क कांपने लगी। वह जमीन पर पड़ी रही, गाल सूजे हुए, दांत थर थर कांप रहे थे और पूरा शरीर एक ऐसी भयानक डर में डूबा हुआ था जिससे वह बेतहाशा हिल रही थी। सलीना ने उसके चेहरे पर अपराधबोध नहीं देखा। उसने पूरे हॉल में खोज की, पर फिर भी वह लाल अगेट नहीं ढूंढ पाई। वह एक सांस में राहत महसूस करके आखिरकार मान गई। इधर इज़ाबेल ने खुद को संभालकर स्थिति का विश्लेषण किया। उसके मन में ये डर था कि अगर क्राइस्ट सच जान गया तो उसके छिपने की कोई जगह नहीं रहेगी। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को क्राइस्ट वापस लाया था वो वाकई सलीना थी, पर क्राइस्ट खुद इस बात से अनजान नजर आ रहा था। सलीना ने केवल ये पूछा था कि उसका लाल अगेट कहाँ है और खुद उसे ढूंढने चली, इसलिए इज़ाबेल पक्का नहीं कह सकती थी कि सलीना ने उसे ले लिया है। लिया, जो सलीना से इतनी नफरत करती थी, शायद अपनी माँ की यादगार चीज का स्थान उसे नहीं बताएगी, ये संभव नहीं था। ये सोचते ही इज़ाबेल की निराश आंखों में अचानक आशा की एक किरण चमक उठी। उसके पास अब भी मौका था। जब तक क्राइस्ट लाल अगेट की सच्चाई नहीं जानता, वह सुरक्षित रहेगी। इज़ाबेल ने शर्त लगाने का निर्णय लिया। उसने दांत पीसे, सिर उठाया और सलीना की ओर देखते हुए घोर आवाज में कहा, आप कौन हैं? आपने मेरे कमरे में घुसकर मुझे क्यों मारा? वो ये दांव लगा रही थी कि सलीना नहीं चाहेगी कि क्राइस्ट उसके असली पहचान को जान ले। आखिर लिया ने उसे बताया था कि सलीना उस एंडरसन परिवार के आदमी की प्रेमिका है जो इतना बदसूरत है कि उसे देखा नहीं जा सकता। क्राइस्ट और एंडरसन परिवार वाला आदमी मशहूर दुश्मन थे और अगर उसे सलीना की असली पहचान पता चल गई तो सलीना की किस्मत समाप्त हो जाएगी। पर क्राइस्ट सलीना में दिलचस्पी ले रहा था और उसे खतरे के बारे में चेतावनी भी दी थी। अब उसने विशेष रूप से उसे वहीं वापस लाया था। इज़ाबेल निश्चित नहीं थी कि जब क्राइस्ट को पता चलेगा कि यह औरत सलीना है तो क्या होगा। वो बस नजरअंदाज करने का नाटक कर सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि वह जल्दी चली जाएगी। सलीना ने एक भौं ऊपर उठाकर प्रतिक्रिया दी। वह पहले से ही इज़ाबेल को चुप कराने के लिए कुछ शारीरिक हिंसा करने की तैयारी में थी, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस अहम क्षण पर वह ऐसा बोलेगी। हालांकि सलीना को समझ नहीं आया कि इज़ाबेल ने ऐसा क्यों किया, पर यह जरूर क्राइस्ट से जुड़ा था। उस आदमी के मामले के बारे में गलती से सोचने का उसे अब मन नहीं था। इज़ाबेल का ये कदम उसे बचने में फायदेमंद था। बाकी बातों में फिलहाल विचार करने का समय नहीं था। सलीना आराम से झुक गई और अपने हाथ में रखा तेज कांच का टुकड़ा इज़ाबेल की गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखें सर्द थीं और मुस्कान के साथ बोली, मिस कॉलिंस, भले ही तुम अपने टूटे हुए पैरों के साथ दयनीय लग रही हो, तुम्हें अभी भी मेरी बंधक बनकर मेहनत करनी होगी और मुझे यहाँ से ले जाने में मदद करनी होगी। ठंडी कांच की धार सीधे इज़ाबेल की गर्दन में घुसी और खून बहने लगा। इज़ाबेल को याद आया कि कैसे सलीना ने उसके पैर बिगाड़े थे और उसका चेहरा नफरत से तना गया। वह आज इस बर्बाद और विकलांग हालात में गिर पड़ी, सारी जिम्मेदारी सलीना की थी। इज़ाबेल सलीना को इतना नफरत करती थी कि उसे फाड़ डालने का मन करता था,
पर अपनी जान, दौलत और दर्जे के लिए वह सिर्फ रोकर चिल्ला सकी, भैया मेरी मदद करो, ये औरत मुझे मारना चाहती है, वह मुझे मारना चाहती है। क्राइस्ट सख्त चेहरा लिए भीतर आया। इज़ाबेल ने क्राइस्ट को देखा और उसकी आंखों में एक टुकड़ा नाराजगी चमका। यह आदमी अच्छी तरह जानता था कि सलीना उसे नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी उसने जानबूझकर उसे अंदर बुलाया और सलीना को उसे प्रताड़ित करने दिया। इज़ाबेल नाराज थी, पर वह इसे दिखा नहीं सकी। वह सिर्फ रो रो कर चिल्ला सकी, भैया बचाओ, मैं सच में इस औरत को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है। क्राइस्ट ने इज़ाबेल की गर्दन पर खून देखा और उसकी आंखें सख्त हो गईं। वह जानता था कि यह लड़की आसानी से हार नहीं मानेगी और वाकई कुछ करेगी, पर उसने इतनी जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले उसे धमकाया था और अब वक्त था कि वह उसका सामना करे। क्राइस्ट ने सिगरेट को दांतों से दबाया, उसकी आंखें और भौहें तेज दिखीं। उसने सलीना की तरफ देखा और जैसे मुस्कुराया, तुम आ चुकी हो तो अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। सलीना ने कांच के टुकड़े को और ज्यादा नीचे धकेल दिया, जिससे इज़ाबेल चीखी। आवाज सलीना के कानों पर तीखी लगी और उसकी नजरें ठंडी हो गईं। चुप हो जाओ। इज़ाबेल ने गर्दन के दर्द को महसूस किया और तुरंत बोलना बंद कर दिया। सलीना की कानों को आखिरकार शांति मिली। उसने क्राइस्ट की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम नहीं जान पाओगे अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, या शायद। उसने इज़ाबेल की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की ठंडक और व्यंग्य झलक रही थी। तुम्हें इज़ाबेल की जिंदगी की भी परवाह नहीं है ना? क्राइस्ट की आंखों में ठंडक चमकी जब उसने सामने वाली लड़की को देखा। वह साफ दिख रहा था कि यह एक कमजोर महिला थी, लेकिन वह इतनी घमंडी और दबंग थी, इतनी निडर। पहले कभी किसी ने उसे इस तरह धमकाने की हिम्मत नहीं की थी। क्राइस्ट ने अपनी आंखें नीची कर ली, अपनी ठंडी नजरें छुपाते हुए। उसने हाथ में सिगरेट को कैजुअली बुझाया और गहरी आवाज में बोला, जो भी है रख दो और मैं मान लूंगा कि यह कभी हुआ ही नहीं। इन शब्दों पर इज़ाबेल का ईर्ष्यालु चेहरा दर्द में मुड़ गया। लाल अगेट के कारण क्राइस्ट हमेशा उस पर अनंत रूप से प्यार करता था। वह सिर्फ रुचि दिखाकर उसे सब कुछ छोड़वा सकती थी। इज़ाबेल हमेशा इस प्यार और स्नेह का आनंद लेने के लिए बिगड़ी हुई जैसी हरकत करती थी। लेकिन अब जब सलीना ने उसके पैरों को विकलांग कर दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे सलीना उसे उसके सामने मारना चाहे, क्राइस्ट बस सब कुछ सामान्य रूप से निपटाने का सोच रहा था। क्या यही असली और नकली के बीच का फर्क था? इस चरम अंतर ने इज़ाबेल को जलन और टूटन महसूस कराई। वो दयनीय तरीके से रोई, भैया मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। सलीना ने बिना किसी गर्मी के मुस्कुराते हुए अपने हाथ में कांच का टुकड़ा घुमाया और उसे इज़ाबेल के कंधे में जोर से घोंप दिया। खून तुरंत बहने लगा। क्राइस्ट अचानक ऊपर देखा, उसकी नजरें और भी गंभीर हो गईं। इज़ाबेल दर्द से चीखी, लेकिन दर्द के कारण आवाज नहीं निकल पाई। सलीना ने इज़ाबेल के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए क्राइस्ट की ओर घूरा। उसके होठों को चाटते हुए मुस्कुराई, इज़ाबेल और मेरा पुराना मनमुटाव है। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। तो मत जांचो कि मैं हिम्मत करती हूँ या नहीं, अगली बार मैं उसके गले में चाकू घोंप दूंगी। क्राइस्ट ने उसे घूरा। सलीना की आंखों में थोड़ा जंगलीपन चमक रहा था, उसके नाजुक होंठ हल्के से मुड़े हुए थे जैसे किसी को चुंबन देने का न्योता दे रही हो। क्राइस्ट की नजर और भी गंभीर हो गई और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक झिलमिलाई। शरीर पर शत्रुता थोड़ी कम हुई और उसने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहती हो? सामान्यतः बातचीत की मेज पर यह सवाल पूछने वाला व्यक्ति ये दर्शाता है कि वह समझौता करने को तैयार है। सलीना ने थोड़ी उठाए और ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहा, मुझे जाने दो। क्राइस्ट की आंखें छाया में ढकी थीं, लेकिन उसका स्वर सामान्य रहा। इसके अलावा और इज़ाबेल की जिंदगी के सिवाय कुछ भी। सलीना की काली आंखें उसकी आंखों से मिली, बाकी का क्या? मुझे उनकी जरूरत नहीं, या सही कहूं तो मेरे पास पहले से ही हैं। अब क्या करूं? क्राइस्ट के होठों पर एक कोमल लेकिन निर्दयी मुस्कान आई, मेरी बात सुनो, मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो, वरना पछताओगी। सलीना ने हल्की सी नाक में उंगली की। अगर क्राइस्ट ने पहले उसे लगभग मार नहीं डाला होता तो वह विश्वास कर लेती कि वह अच्छा इंसान है। क्राइस्ट ने तय किया कि जैसे ही वह उसे पकड़ता, वह इस लड़की को चेहरे धोने के लिए खींच लेगा, उसके घमंडी और व्यंग्यपूर्ण चेहरे को देखकर। शायद वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर गाढ़ा मेकअप था। इज़ाबेल की क्राइस्ट की धमकी के प्रति उदासीनता देखकर सलीना की नजरें और भी गंभीर हो गईं और उसने इज़ाबेल की ओर घूरते हुए तंज कसते हुए कहा, लगता है वह तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना अफवाहें कहती हैं। तुम लगभग मेरी वजह से मर ही जाती, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये केवल इसलिए था क्योंकि यह तुमने किया। इज़ाबेल गुस्से में थी और जमीन पर गिर गई, खून से लथपथ, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। भैया बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, वह सच में मुझे मार देगी। क्राइस्ट ने इज़ाबेल के शरीर पर खून को देखकर भौहें चढ़ाईं। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सलीना को उसे मारने देगा। उसने जीवन भर उस लड़की की सुरक्षा करने का वचन दिया था, जिसने उसे बचाया था। वह अपने वादे पर किसी भी हाल में खरा उतरेगा। ये सोचते हुए क्राइस्ट की आंखें और गहरी हो गईं। उसने चुपके से सलीना के पीछे एक दिशा में झांका। अगले ही पल सलीना ने पीछे से बहुत हल्की हवा के टूटने की आवाज सुनी।
उसकी प्रवृत्ति हाल ही में ऑस्वाल्डो ने बेहद तेज बना दी थी और जैसे ही उसने दिशा सुनी उसे समझ आ गया कि यह ठीक नहीं है। वो अब इज़ाबेल की परवाह नहीं कर रही थी और साइड में झुक गई। उसकी पतली कमर हवा में अद्भुत घुमाव में आ गई, छोटी सी सुई से मुश्किल से बचते हुए। सलीना घूमी और रुक गई, जमीन पर गिर गई सुई को देखा जिसमें साफ तरल भरा था। उसकी आंखें तुरंत बेहद ठंडी हो गईं। इसी बीच इज़ाबेल ने तुरंत खुद को छुड़ाया और क्राइस्ट की बाहों में कूद गई, सलीना को पकड़ने के क्राइस्ट के प्रयास को रोकते हुए। इज़ाबेल ने उसकी बाजू पकड़ी और चिल्लाई, भैया बहुत दर्द हो रहा है, उसे मार दो मार दो। क्राइस्ट की नजर अचानक गंभीर हो गई और उसने अधीरता से उसे अपनी पास की नौकरानी के पास फेंक दिया, फिर ऊपर देखा और सलीना की नाराज आंखों से मिला। वह चीज फेंको और यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। सलीना ने तंज कसते हुए अगले ही पल अपने ही गले पर खून लगी कांच की धार रख दी। तुमने मुझे पकड़ने के लिए इतना झंझट किया तो निश्चित ही मेरे लिए कोई खास मकसद है, बस मुझे नहीं पता कि अगर मैं घायल हो जाऊं या मर जाऊं तो तुम अपना लक्ष्य पूरा कर पाओगे या नहीं, उसने कहा। सलीना वाकई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चाहे क्राइस्ट ने उसे पकड़ लिया हो, उसके पास भागने के अन्य तरीके भी हैं। ये करके वह समय खरीद रही थी और यह भी देख रही थी कि वह आदमी जो लगातार उसका पीछा कर रहा है वास्तव में क्या चाहता है। क्राइस्ट राजधानी से आया था, इसलिए उसका लक्ष्य केवल लेडी नवेया से संबंधित हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा है तो उसे सलीना को ढूंढना चाहिए था, न कि उसकी वर्तमान पहचान को। ये चेहरा पहले केवल उसके देश में दिखाई दिया था, अगर उसके देश में किसी ने वास्तव में उस पर नजर रखी थी। सलीना अचानक डर गई और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। क्राइस्ट अचानक ठिठक गया, उसकी आंखों में ठंडी और हिंसक चमक झलक रही थी। इसे नीचे रखो, उसने आदेश दिया। इज़ाबेल उसकी आवाज से डर गई। उसने क्राइस्ट की लाल आंखों की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे उसका खून उल्टा बह रहा हो, कई कदम पीछे हटी। वो कई वर्षों से क्राइस्ट को जानती थी, लेकिन उसने कभी उसे इतना डरावना नहीं देखा। वो डर रही थी कि सलीना अपने आप को चोट पहुंचाएगी। इज़ाबेल इतनी ईर्ष्यालु थी कि वो पागल हो रही थी। उसने सोचा था कि सीधे क्राइस्ट की महिला बन जाए, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था, केवल उसे भाई बुलाने की अनुमति देता था। क्राइस्ट सलीना के बारे में इतना चिंतित था, जबकि उसने उसे केवल कुछ ही बार देखा था। इज़ाबेल का चेहरा मुड़ा। सलीना ने एक भौं उठाए और क्राइस्ट की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया, सोचते हुए इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्राइस्ट अचानक झपटा और उसके हाथ में कांच की धार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सलीना चौंक गई और सोचने लगी कि क्राइस्ट उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए वह तुरंत पीछे कदम बढ़ाई। लेकिन वह एक कदम देर कर गई और क्राइस्ट ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्राइस्ट की थोड़ी सी ताकत से सलीना को दर्द हुआ और उसके हाथ में रखा कांच का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। एक ही पल में वह क्राइस्ट की बाहों में कसकर थाम ली गई। इसी बीच इज़ाबेल, जिसका दिमाग ईर्ष्या से धुंधला गया था, ने देखा कि सलीना को रोका जा रहा है। उसने बुरी तरह से चेहरे पर गुस्सा लिए बिना हिचकिचाए मेज पर रखा चाय का पॉट उठाया और उसे सलीना के चेहरे की ओर फेंक दिया। इस बच का चेहरा तोड़ दो और देखो कि वह फिर मर्दों को कैसे बहकाएगी। क्राइस्ट की पीठ इज़ाबेल की ओर थी और उसने तब तक कुछ महसूस नहीं किया जब तक इसे रोकना असंभव न हो गया। सलीना ने आंखें बड़ी कर ली, आदमी के पकड़ में होने के कारण वह बच नहीं सकती थी। ठीक उसी समय जब इज़ाबेल उबलता पानी सलीना के चेहरे पर डालने ही वाला था, दरवाजे की तरफ से अचानक तेज आवाज आई। धक्का के साथ विला के हॉल का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोला। दरवाजे से ठंडी चमक लिए फल काटने का चाकू हवा में उड़ते हुए आया और सटीक रूप से चाय के पॉट को निशाना बनाया। अचानक चाय का पॉट टूट गया और पानी चारों ओर छिटक गया। दो नौकरानियां दर्द से चीख उठी। सबसे पास खड़ी इज़ाबेल सीधे गर्म पानी से झुलस गई। उसने दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई क्योंकि नौकरानी ने उसे पकड़ना छोड़ दिया। चाकू उसके सिर के पास से उड़ते हुए जमीन में गिरा। उसके सिर से कुछ बाल झड़ गए। ये लगभग एक बड़ा हादसा टल गया। चाकू उसके सिर में छेद कर सकता था। इज़ाबेल ने सामने हिलते चाकू को घूरा, दर्द भूलकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब पॉट फटा, क्राइस्ट ने सलीना का सिर पकड़ा और उसे अपनी बाहों में ढांक लिया, लेकिन पानी उससे भी छिटक गया। पॉट जमीन पर गिरने के बाद सलीना अकेली बची जो बिना चोट के थी। दोनों नौकरानियां इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह गईं। क्राइस्ट ने भौं उठाए, अचानक ऊपर देखा और प्रवेश द्वार की ओर नजर घुमाई। कई काले सूट पहने भयानक दिखने वाले बॉडीगार्ड जबरदस्ती अंदर आए, रास्ते में आने वाले किसी को धकेलते हुए क्राइस्ट के लोगों का सामना किया। माहौल तुरंत अत्यंत तनावपूर्ण हो गया और एक आदमी जो अंधेरे में ढका हुआ था दरवाजे से अंदर आया। ऑस्वाल्डो की पहली नजर उस तरफ गई जहां सलीना को जबरदस्ती क्राइस्ट की बाहों में थाम रखा गया था। उसकी निगाहों में गहरी दुश्मनी झलक रही थी। एक पल बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह कहीं डर गई या जल गई थी। उसने पलकें धीरे से झपकाईं और नर्म स्वर में बोला, पर उसके स्वर में दिल झकझोर देने वाला दर्द था, उसे छोड़ दो। क्राइस्ट ने अचानक ऑस्वाल्डो को देखा और थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। उसने सोचा था कि कौन आ सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी आएगा। उस आदमी की ठंडी और बेरहम प्रवृत्ति से क्राइस्ट से बेहतर कोई परिचित नहीं था। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उसकी भावनाओं को हिला सकते थे, और कम से कम उसे व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए आकर गुहार लगाते नहीं देखा जाता।
एक पल में उसे याद आया कि इस आदमी ने अट्रैक्ट टू लव में उस लड़की की सुरक्षा के लिए खास प्रयास किया था। सारे क्रीफिया में केवल वही शख्स था जिसकी काबिलियत किसी के निशान उसके सामने ही मिटा देने की थी। क्राइस्ट गुस्से में हंस पड़ा। इस आदमी और उसकी बाहों में रही लड़की का क्या रिश्ता था? क्राइस्ट ने ऑस्वाल्डो को बिना हिले डुले घूरा। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे खून से सना हुआ सा दिखने लगा। हवा घनी और भारी थी, जैसे खून में भिगोया स्पंज जिससे लोग सिहर उठे। सलीना ने ऑस्वाल्डो की आवाज सुनी और आखिरकार होश में आई। उसने क्राइस्ट की बाहों से सिर उठाने की कोशिश की और देखने लगी। ऑस्वाल्डो को देखकर वह अनायास उसकी ओर एक कदम बढ़ी, लेकिन क्राइस्ट ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उस आदमी की निगाहें उस पर गहरी और दबाव डालने वाली थीं। सलीना की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसे अचानक याद आया कि अभी अभी क्राइस्ट ने शायद उसे फिर से बचाया था और उसका सुंदर चेहरा एकदम स्याह हो गया। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक एक तेज चीख गूंजी, जिससे दमघोंटू सन्नाटा एक झटके में टूट गया। इज़ाबेल आखिरकार अपनी हड्डियों तक डर से होश में आई। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत दर्द फैल गया। उसने अपना चेहरा ढांकते हुए चिल्लाया, आह, बहुत दर्द हो रहा है मेरा चेहरा, भाई बचाओ बचाओ। क्राइस्ट की आंखें ठंडी हो गईं और उसने उसे एक ठंडी नजर दिखाई। उसने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि उस लड़की को मत छुओ, और फिर भी उसने उसके सामने उसका चेहरा बर्बाद करने की हिम्मत कर ली। ऐसा लगता था कि इज़ाबेल ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, या शायद उसने उसे पहले बहुत बिगाड़ रखा था, जिससे इज़ाबेल को ये भ्रम था कि चाहे वह जो भी करे, क्राइस्ट कभी उसे दोष नहीं देगा। क्राइस्ट ने ठंडी नफासत से उफकर कहा, उससे झंझट मत करो। इज़ाबेल की मदद करने आगे बढ़ने वाली दोनों नौकरानियां क्राइस्ट की बात सुनकर तुरंत पीछे हट गईं, खड़ी रहीं और सांस रोके रही। उन्होंने इज़ाबेल को देखा और महसूस किया कि वह अत्यंत निर्दयी और मूर्ख है। आंखों से ही स्पष्ट था कि क्राइस्ट का सलीना में गहरा लगाव है। उसने आदमी के सामने ऐसा क्रूर उपाय अपनाया, ये साहस उसे कहां से आया? जब इज़ाबेल ने क्राइस्ट की ठंडी बात सुनी, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया। उसने दर्द की परवाह किए बिना अपना चेहरा ढांकते हुए, कांपते हुए, रोते हुए समझाया, भाई ऐसा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। वह पहले मुझे मारना चाहती थी। मैं इतनी डर गई थी कि मेरा दिमाग ठहर गया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। क्राइस्ट के चेहरे पर कोई गर्माहट नहीं थी, केवल आंखों में ठंडक थी। अगर सलीना क्राइस्ट की पकड़ में न होती, तो वह इज़ाबेल के पास दौड़ी होती और उसे मार डालती। अगर आज उसका चेहरा सच में बिगड़ गया होता, तो वह उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देती। इज़ाबेल बेहद डर और पछतावे में थी। वह दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, बस कांपते हुए क्राइस्ट का हाथ पकड़कर बेतरतीब रो रही थी। भाई कृपया मुझ पर विश्वास करो, मेरा सच में इरादा नहीं था। मैं बस बहुत डर गई थी और मैं उसे जानती भी नहीं। उसने मुझे मारा, चोट पहुंचाई और मुझे मारने तक की कोशिश की। मैं एक पल के लिए पागल हो गई। इसलिए मिस कॉलिंस ने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कम से कम 800, शायद 1000 पीड़ित। क्या वे सब पागल हैं? तुमने इतनी दुष्टता की है, क्या वे सब अनजाने में हुई? सलीना तंज कसते हुए बोली। उसकी आंखों में तीखी कटुता और घृणा थी। वे महिलाएं जो तुमसे क्षतिग्रस्त हुई, उनके लिए चेहरा बर्बाद होना तो उनकी तकदीर का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे मिस कॉलिंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मुझे जानवरों के झुंड में फेंकने के बजाय केवल चाय का पॉट फेंका। इज़ाबेल ने आखिरकार उन बातों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जब उसने सुना कि सलीना फिर से उन घटनाओं को उठा रही है, तो उसका दिल अचानक कसा और वह इतनी डरी कि वह चिल्ला उठना चाहिए। उस वक्त सलीना ने निश्चित ही यह सब जानबूझकर किया होगा। जैसा कि उम्मीद थी, सलीना की बात सुनकर क्राइस्ट की आंखें और भी ठंडी हो गईं। इज़ाबेल घबरा गई, क्राइस्ट की आस्तीन खींचते हुए और कांपते हुए सिर हिलाते हुए बोली, भाई आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बस बहुत गुस्से और डर में थी। क्राइस्ट ने ठंडी नजरों से उसे घूरा और कुछ कहा नहीं। इज़ाबेल का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने जलने के निशानों और गले पर खून के मिश्रण के साथ बेहद दुखी लग रही थी। वह जमीन पर गिर गई, करुणामय रूप से रोते हुए, भाई मुझे सच में नहीं पता कि मैं उसे कैसे नाराज कर बैठी। मेरी टांग तो नष्ट हो गई है और आपको मेरी परवाह नहीं है। उसने मुझे मारा और मारने तक की कोशिश की, लेकिन आप उसे बचा रहे थे। इज़ाबेल इतनी जोर से रो रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस बहुत डर गई थी, दर्द से डरती हूँ, मौत से डरती हूँ, और यहाँ तक कि डरती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। उसने मासूम आंखों से ऊपर देखा, आंसुओं से भरी, जैसे एक अकेला और असहाय छोटा जानवर, घुट घुट कर पूछते हुए, भाई आपने कहा था कि आप मुझे जिंदगी भर बचाएंगे। आखिरकार इज़ाबेल कई सालों से क्राइस्ट के परिवार की सदस्य रही थी, और उसे चोटों से भरा देखकर उसका बर्फीला दिल थोड़ा नर्म हुआ। उसे कुछ दवा दो, उसने आदेश दिया। 2 नौकरानियां आगे बढ़ीं, एक दवा लाने और दूसरी इज़ाबेल की मदद करने के लिए। सलीना ने तंज कसा। क्राइस्ट एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे, लेकिन उनकी समझदारी में दोष था क्योंकि उन्होंने उनके जैसे सांप और बिच्छू को पाल रखा था। सलीना ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन फ्री नहीं हो सकी। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, छोड़ दो। क्राइस्ट ने उसकी आंखों में ठंड और घृणा देखी, भौहें चढ़ाईं और इज़ाबेल से कहा, माफी मांगो। इज़ाबेल मुश्किल से सीधी खड़ी हो पाई थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके दिल में जलती हुई नफरत उठी।
स्पष्ट रूप से अंत में चोट उसके ही हाथ लगी थी और सलीना का एक भी बाल नहीं टूटा। फिर भी उसे सलीना से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। इज़ाबेल चाहती थी कि वह सलीना को फाड़ दे, लेकिन उसने अभी अभी क्राइस्ट को शांत किया था, इसलिए वह फिर से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने अपना गुस्सा दबाया और झुककर सलीना से विनम्रता से माफी मांगी। माफ कीजिए मिस, ये सब मेरी गलती थी। मुझे आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मेरे भाई को दोष मत दीजिए। सलीना को उसकी नकली मासूमियत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं लगी और उसने नजरें दूसरी ओर कर ली। क्राइस्ट की पकड़ से मुक्त न हो पाने के कारण सलीना गुस्सा हो गई और अचानक ऑस्वाल्डो की ओर देखते हुए मधुर और कोमल स्वर में बोली, भाई, कुछ बुरे लोग मुझे अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आकर मुझे बचाइए। लूक, जो अपने लोगों के साथ दौड़कर आया था, अभी दरवाजे पर पहुंचा और सलीना का प्यारा भाई सुना। उसके होंठ नाखुशी में हिले। उसने सलीना को देखा और सोचा, तुम ड्रामा पसंद करती हो। लेकिन वह इस बात के लिए आभारी था कि सलीना चतुर थी। लूक ने गहरी सांस ली और हॉल के तनावपूर्ण माहौल का सर्वेक्षण किया, जो बाहरी तौर पर शांत लग रहा था। शुक्र है हम पहुंच गए, उसने सोचा। ऑस्वाल्डो के लिए क्राइस्ट का सलीना को ले जाना उसकी पत्नी को चुराने जैसा था। अपनी पैरानॉइड और निर्दयी प्रकृति के कारण उसने निश्चित रूप से क्राइस्ट को मारने की योजना बना रखी थी। क्राइस्ट भी पागल है, उसने अपने आप से कहा। उसमें क्या खराब है? वो ऑस्वाल्डो की पत्नी की ओर कैसे आकर्षित हो सकता है? अगर सलीना इतनी तेज और समझदार न होती तो शायद आज रात ये दो आदमी एक दूसरे को मार डालते और राजधानी का हाल अराजक हो जाता। लूक ने सावधानी पूर्वक ऑस्वाल्डो के भावहीन चेहरे पर नजर डाली और उन ठंडी और भयानक आंखों से रीढ़ में सिहरन महसूस की। जब सलीना ने उसे भाई कहा, तब भी उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। ये संकेत था कि उस आदमी की भावनाएं पहले ही खतरे के स्तर पर काली हो चुकी थीं। अपने अंदर के उथल पुथल को दबाते हुए लूक ने खेल खेल में मुस्कुराया। मिस्टर पूल, अगर हमारी लेडी ने आपको किसी भी तरह से अपमानित किया है तो कृपया मुझे उसकी ओर से माफी मांगने और उसे अभी छोड़ने की अनुमति दें। लेकिन क्राइस्ट ने लूक की बातों को नजरअंदाज किया और सलीना पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें अचानक संकुचित हो गईं और उसने सलीना को घूरते हुए पूछा, तुमने उसे क्या कहा? उसने उसे भाई कहा, लूक ने सलीना की ओर से जवाब दिया। वो ऑस्वाल्डो की बहन है। क्राइस्ट विश्वास नहीं कर सका। एंडरसन परिवार अपने आपसी प्यार के लिए जाना जाता था और ऑस्वाल्डो उनका इकलौता बच्चा था। उसने परिवार में किसी और बेटी के बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा जिस तरह लड़की ने ऑस्वाल्डो को इतना प्यारा भाई कहा, उससे क्राइस्ट बेहद असहज और थोड़ी नाराज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जो चीज मिलनी थी उसे छीन लिया। सलीना ने तंज कसा, तुम्हें इससे क्या? क्राइस्ट का चेहरा काला और धमकीपूर्ण हो गया। उसे भाई मत कहो। लूक को लगा जैसे वो मरने वाला हो। उसने महसूस किया कि ऑस्वाल्डो की मजबूत आत्मनियंत्रण धीरे धीरे टूट रही है और उसकी जंगली और निर्दयी प्रवृत्ति प्रकट हो रही है। लूक डर गया और ऑस्वाल्डो के कंधे को पकड़ते हुए फुसफुसाया, शांत रहो। सलीना यहाँ है और उसने कहा कि वह खून से डरती है और अक्सर बुरे सपने देखती है। आप उसे डराएंगे? ऑस्वाल्डो की सांस अचानक ठहर गई, लेकिन अगले पल उसका चेहरा शांत हो गया। उसने केवल क्राइस्ट के हाथों को सलीना को छूते हुए देखा। उसकी आंखें काली थीं, जैसे किसी के भीतर तक देख सकती हूँ। सलीना ने क्राइस्ट को तंज भरी, पागल आदमी वाली नजरों से देखा और कहा, वो पहले ही पागल है। क्या मुझे आपको बड़े भाई कह दूं? यह आदमी सब कुछ नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि लोग उसे कैसे संबोधित करें। अगर ऑस्वाल्डो इस लड़की को लेने के लिए क्राइस्ट के इलाके में घुसने वाला था तो उसे अच्छी प्रतिष्ठा के साथ ऐसा करना होगा। दोनों, वो और क्राइस्ट, विशेष और संवेदनशील शख्सियत वाले थे और वे अपने तरीके से जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे ऑस्वाल्डो को एक ऐसा पहचान देना था जिससे वो वैध रूप से क्राइस्ट से उसे ले जा सके, और वह पहचान उसकी पत्नी नहीं हो सकती थी। उसने क्राइस्ट के कई कर्मचारियों को मार डाला और इज़ाबेल को इस मिजरेबल हालत में ला दिया जिससे वह राजधानी में मजाक का पात्र बन गई और शर्म महसूस करने लगी। अगर उसे पता चलता कि वह सलीना है तो वह उसे वहीं फाड़ डालता। शायद यही कारण है कि ऑस्वाल्डो ने कभी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि उसकी पत्नी विकल्प नहीं थी, इसलिए केवल उसकी बहन बची। जब इज़ाबेल ने सलीना की बात सुनी तो वह इतनी कांप गई कि लगभग गिर ही पड़ी। जब क्राइस्ट ने सलीना की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। अगर वह बड़ा भाई उसी की तरफ इशारा कर रहा था। क्राइस्ट का दिल अनायास हिलने लगा, जैसे कोई खोई हुई भावना आखिरकार अपना सही स्थान पा गई हो। इस एहसास ने उसके दिल की धड़कन को असमान बना दिया और उसे एक तरह की लत जैसा अनुभव भी हुआ। इसके परिणामस्वरूप वह छोड़ने के लिए और भी अनिच्छुक हो गया। उसने सलीना का हाथ पकड़ा और सामने ऑस्वाल्डो की ओर ठंडे अंदाज में देखा। एंडरसन परिवार में कब कोई जवान लड़की आई? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। लूक ने आराम से मुस्कुराया, लेडी लॉरेन को ये लड़की बहुत पसंद है, नहीं तो हमारे ऑस्वाल्डो ने खुद आपसे इसके लिए नहीं मांगा होता। इज़ाबेल ने किनारे बैठकर लूक की बात सुनी और उसके दिल में हलचल महसूस हुई। पहले वह घायल और डरी हुई थी, इसलिए किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब लूक की बात सुनकर उसे अचानक कुछ समझ में आया। एंडरसन परिवार का वह आदमी जो उसे चुपचाप पसंद करता था और इतना बदसूरत था कि लोग उसे देख नहीं सकते थे, आया था।
इज़ाबेल के दिल में अंतहीन नफरत उठी। अगर वह आदमी सलीना की मदद नहीं कर रहा होता ताकि उसके भागने वाली शादी का बदला ले सके, तो वह इस स्थिति में कैसे पहुंचती। आज उसे उस आदमी को बताना होगा जिसे अपनी कोई समझ नहीं थी कि चाहे उसने कुछ भी किया हो वह उसे कभी नहीं देखेगी। ये सोचते हुए इज़ाबेल ने अपना सिर उठाया और दरवाजे की दिशा में घूरती हुई नजरें डाल दी। हालांकि अगले ही पल उसका चेहरा अचानक ठंडा और जमे हुए भावों में बदल गया। एक आदमी जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, सिवाय उसकी सफेद त्वचा के, भीड़ में खड़ा था। वह जैसे स्याही के चित्र में सबसे काला धब्बा था, जिसने पहली नजर में सभी का ध्यान खींच लिया। उसका चेहरा बिना किसी गर्मी के था, बेहद सुंदर और इतना आकर्षक कि किसी का दिल कांप उठे। वह स्थिर खड़ा था, अपनी भयानक काली आंखों से सलीना को घूर रहा था। इज़ाबेल के दिल में एक घुटन भरी हैरानी चढ़ गई। वो वहीं स्तब्ध रह गई, मुंह खुला और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर कूदने वाला हो। वह कौन था? तुरंत बाद ही उसने लूक को उस आदमी के पास खड़ा देखा। हालांकि लूक उसके साथ खड़ा प्रतीत हो रहा था, लेकिन गौर से देखे तो वह एक कदम पीछे था। और उच्च समाज में यह एक छोटा सा कदम उच्च निम्न संबंध को दर्शाता था। और जैसा कि सभी जानते थे, लूक का तुरंत वरिष्ठ केवल एक ही व्यक्ति था। इज़ाबेल के दिमाग में एक भयानक विचार उछला। वह इज़ाबेल ने उस आदमी के पागल कर देने वाले सुंदर चेहरे को घूरा, पूरे शरीर में कांपते हुए। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह जरूर नकली होगा। लेकिन क्राइस्ट और लूक के अगले शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। सो शी हैज नो ब्लड रिलेशन टू द एंडरसन फैमिली? क्राइस्ट ने पूछा। दैट्स राइट, नो ब्लड रिलेशन, लूक ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन उसका स्वर तीखा था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ऑस्वाल्डो खुद उसे मांगने आया। क्या यह उसकी महत्वता साबित नहीं करता? एक जोरदार धमाके के साथ इज़ाबेल का दिमाग खाली हो गया। उसने ऑस्वाल्डो को घूरा और उसके बारे में सारी जानकारी अपने आप उसके दिमाग में चमक गई। ऑस्वाल्डो, राजधानी में सबसे ऊंचा दर्जा और महत्व रखने वाला युवा मालिक, एंडरसन परिवार का अगला उत्तराधिकारी, राजधानी में एकमात्र ऐसा अस्तित्व जो क्राइस्ट को सतर्क कर सके। उसने अपनी शादी से भागी थी और उसके दादा डगी ने उसे बेवकूफ कहकर डांटा। यहाँ तक कि क्राइस्ट ने भी कहा था कि एंडरसन परिवार के साथ सगाई खोना उसकी हानि थी। अगर वह 2 महीने पहले अपनी शादी से नहीं भागती तो यह आदमी अब उसका पति होता। वह केवल क्राइस्ट की संरक्षित बहन नहीं थी, बल्कि एंडरसन परिवार की मालिक भी थी, राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित राजकुमारी। लेकिन उसने उन अफवाहों पर विश्वास किया, इस आदमी की शादी से भागी, फिर सलीना द्वारा प्रतिशोध झेला और अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गई। इज़ाबेल जैसे दौरे का शिकार हो, बेकाबू कांप रही थी। जो नौकरानी उसे दवा दे रही थी, वह घबरा गई, सोचते हुए कि वह अचानक बीमार हो गई है और दोषी ठहराई जा सकती है। उसने पूछा, मिस कॉलिंस, क्या हुआ आपको? इज़ाबेल अपने आप को खो चुकी लग रही थी, किसी दिशा में खाली आंखों से घूरती और बुदबुदा रही थी। उन्होंने मुझसे झूठ कहा, सबने मुझसे झूठ कहा। अगर उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया होता और कहा होता कि ऑस्वाल्डो बदसूरत और महिलाओं के प्रति क्रूर है, बिना किसी नर्म या रोमांस के, तो वह शादी से नहीं भागती। ये सब उन महिलाओं की गलती थी। इज़ाबेल का चेहरा गहरी पछतावा और क्षति से विकृत हो गया, जिससे उसकी बनावट बदल गई। दोनों नौकरानियां उसकी हालत देखकर इतनी डर गईं कि उनकी सांस रुक गई। उन्होंने इज़ाबेल की नजरों का पीछा किया और उस आदमी को देखा। केवल एक नजर, चाहे वह बुजुर्ग हो या युवा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो, और उन्होंने तुरंत नजरें हटाईं। कुछ लोग, जितना आप उन्हें देखते हैं, उतना ही पापी प्रतीत होते हैं। हालांकि इज़ाबेल उस तरह कांप रही थी, उसके अलावा किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्राइस्ट ने अपनी पास खड़ी लड़की को देखा और उसके पहचान का मूल्यांकन किया। अगर वह सच में एंडरसन परिवार की छोटी राजकुमारी थी जैसा लूक ने कहा, तो वह उसे आसानी से रोक नहीं सकता था। क्राइस्ट ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम्हारा रिडल परिवार से कोई झगड़ा है? सिद्धांततः अगर उसका वास्तव में एंडरसन परिवार से संबंध है, तो रिडल परिवार को दिवालिया करना आसान काम होता, तो इतनी दूर तक क्यों जाना? सलीना ने तंज कसा, क्या मैं रिडल परिवार के लोगों को पसंद नहीं कर सकती? क्राइस्ट ने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम सलीना रिडल को जानती हो? सलीना ने अपना चेहरा नहीं बदला और तंज कसा, वो मेरे भाई की पत्नी है, मैं उसे कैसे नहीं जान सकती? रिडल परिवार के लोग दुष्ट हैं और मरने के योग्य हैं। ओह, मुझे पता है तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं एंडरसन परिवार पर निर्भर क्यों नहीं होती और यह गुप्त रूप से करती क्यों हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं वही महिला हूँ जिसे तुम पालते हो? एक परजीवी की तरह पुरुषों पर निर्भर होकर बुराई करती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ, उसे करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पर्याप्त हूँ। यह मेरा तुम्हारे लिए अंतिम उत्तर है, अब मुझे जाने दो। क्राइस्ट के पतले होठों पर मुस्कान उभरी। लड़की की लाड़ प्यार और मनमौजी प्रवृत्ति को देखते हुए ये कारण भरोसेमंद प्रतीत होता है। वह सलीना को जानती थी और गुस्सा निकालने के लिए उसने गुप्त रूप से रिडल परिवार को निशाना बनाया। इसके साथ सब कुछ समझ में आने लगा, लेकिन क्राइस्ट को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने ऑस्वाल्डो की ओर देखा। वह उस आदमी को जानता था, पैरानॉइड, स्वामित्वपूर्ण और भयानक। अगर इस लड़की का उसके साथ वास्तव में खास रिश्ता होता, तो वह निश्चित रूप से वहां शांत खड़ा नहीं रह पाता और उसे इतनी देर तक छूने देता। क्राइस्ट की आंखों में एक शापित चमक झलकी।
अचानक उसने सलीना की थोड़ी पकड़ ली और उसे छूने के लिए सिर झुकाया, जबकि सलीना अविश्वास से उसे घूर रही थी। लूक का चेहरा अचानक बदल गया। ये बुरा होने वाला है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके बगल वाला आदमी हिला। जैसे ही क्राइस्ट सलीना को चूमने वाला था, उसके गले को ठंड से भरी एक हाथ ने पकड़ लिया। क्लिक की आवाज के साथ जो भी इसे सुना, वह अनायास ही अपने गले के आसपास ठंड महसूस करने लगा। सभी के पैरों से कांपती ठंड उठी। यहाँ तक कि इज़ाबेल, जो अपनी भावनाओं में फंसी थी, भी इतनी डर गई कि उसने चिल्लाया। किसने वास्तव में क्या हुआ देखा, कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों पुरुष पहले ही लड़ चुके थे। क्राइस्ट को लगभग ऑस्वाल्डो ने सलीना से दूर फेंक दिया। उसका लंबा शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए दीवार से टकराया और फिर रुका। अगर उसकी प्रतिक्रिया एक सेकंड धीमी होती, तो उसका सिर ऑस्वाल्डो द्वारा सार्वजनिक रूप से तोड़ दिया जाता। बहुत क्रूर। दोनों नौकरानियां अपने मुंह ढक गईं, इतनी डर गईं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मालिक, क्राइस्ट के अधीनस्थ हताश होकर भागे, हथियार उठाए और ऑस्वाल्डो को मारने की नीयत से घूरते हुए। और ऑस्वाल्डो के लोग, जो अभी भी वहीं खड़े थे, उनका चेहरा कठोर और ठंडा था। उनकी आंखों में एक शानदार हत्यारे का बर्फीला खून था। मजबूत हत्या की इच्छा हवा में फैल गई और माहौल ऐसा तनावपूर्ण था जैसे कोई डोरी कभी भी टूट सकती हो। इज़ाबेल ने अभी अभी चिल्लाना शुरू किया था, लेकिन ये स्थिति देखकर उसने आवाज भी नहीं निकाली। उसने अपना मुंह ढका, चेहरा पीला और अनायास पीछे हटने लगी, डरते हुए कि उसे चोट लगेगी। क्राइस्ट ने अपना शरीर सीधा किया, अपने झुके कॉलर को खींचा, गले में उठ रहे मीठे खून को दबाया, लेकिन मुस्कुराया। उसकी खून की प्यास वाली आंखें ऑस्वाल्डो को घूर रही थीं, और उसने धीरे और सोच समझकर पूछा, वह कौन है? ऑस्वाल्डो ने उसकी कोई परवाह नहीं की और बस अपनी लंबी बांह फैलाकर सलीना को गले लगा लिया, उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इसी समय उसने पूरी तरह से क्राइस्ट की सलीना की ओर देखने की लाइन को ब्लॉक कर दिया। सलीना को तब तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ, जब तक वह आदमी उसे गले नहीं लगा रहा था। उसकी आंखों में अपमानित गुस्से की एक परत उमड़ गई। वह बोलना चाहती थी, लेकिन ऑस्वाल्डो ने अपने हाथ से उसके सिर को रोक दिया। आदमी ने उस पर नजर डालते हुए नीचे देखा। उसकी आंखों पर छाया जैसी कोई चीज थी, जो थोड़ा डरावना लग रहा था। उसे मत दिखने दो, उसने कहा। सलीना ने कंफ्यूजन में उस आदमी के असामान्य ठंडे चेहरे को देखा, जबकि क्राइस्ट की आंखों में खून से भरी आभा लगभग ओवरफ्लोइंग थी। जैसे ही वे लड़ने वाले थे, लूक ने अचानक अपने शरीर से एक बंदूक निकालकर उस तरफ निशाना लगाया, जो इज़ाबेल ने किसी समय क्राइस्ट के सुरक्षा घेरे से निकलकर छोड़ा था। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। मिस्टर पूल, बेहतर होगा अगर आप उसे जाने देंगे, नहीं तो आपकी सबसे प्यारी बहन का खून यहीं गिर जाएगा। इज़ाबेल अपनी व्हीलचेयर में पीछे हट रही थी, डर और चोट लगने से डरते हुए। लेकिन जब वो पीछे हटती है, तो वो क्राइस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उसने अपने सिर पर निशाना लगी काली बंदूक को देखा और डर से चिल्लाई। बैंग! गोली चली, इज़ाबेल के हाथ को छूती हुई और उसे दर्द में चीखने पर मजबूर किया। क्राइस्ट के सिर के दोनों तरफ की नसें धड़कने लगी। चुप रहो, उसने कहा। इज़ाबेल उसकी तीव्र दृष्टि से डर गई और पूरी तरह कांपने लगी, मुंह ढक लिया। उसे पता था कि उसने परेशानी पैदा की है, लेकिन अगर यह क्राइस्ट को सलीना को छोड़ने और उस बिचर को जाने देने के लिए मजबूर कर सके, तो यह उसके लिए भी फायदेमंद होगा। ये सोचते हुए इज़ाबेल ने अपने डर को दबाया और रोते हुए कहा, भाई, मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। क्राइस्ट ने उसे ठंडे और भयंकर नजरों से घूरा। इज़ाबेल का चेहरा पीला पड़ गया और वो पूरी तरह कांपने लगी। उसने हमेशा जाना था कि क्राइस्ट बहुत डरावना है, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ऐसा दृश्य देखा। यहाँ तक कि लूक, जिसे उसने हमेशा नर्म और रोमांटिक माना था, बंदूक के हाथ में होने पर इतना ठंडा और डरावना लग रहा था। यह क्षेत्र उसके लिए नहीं था। वह नहीं चाहती थी और नहीं उसके पास हिम्मत थी। इज़ाबेल बेहद डर गई थी और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। लूक, मुझे मत मारो, भाई, मुझे बचाओ। क्राइस्ट ने अपनी मुट्ठियां कस ली और ऑस्वाल्डो की बाहों में सुरक्षित रखी सलीना की ओर घूरा। लूक आसानी से प्रभावित होने वाला नहीं था। उसने कहा कि वह इज़ाबेल को मार देगा, और इज़ाबेल निश्चित रूप से मरने वाली थी। क्राइस्ट ने सलीना से अपनी नजर हटाकर ऑस्वाल्डो की ओर देखा और ठंडी हंसी निकाली। तुम बेहतर यही सुनिश्चित करो कि सलीना मेरे हाथों में ना आए, नहीं तो मैं निश्चित रूप से उसे पीड़ा दूंगा। अगर मेरा इसमें कुछ कहना है, तो वह कभी नहीं पाएगा जो वह चाहता है, उसने सोचा। ऑस्वाल्डो की आंखें, जो थोड़ी नर्म हुई थीं, फिर से ठंडी हो गईं। सलीना को डराने से बचाने के लिए उसने उसे लगभग जबरदस्ती उठाकर बाहर ले गया। सलीना को महसूस हुआ कि उसके पास खड़ा आदमी लगभग नियंत्रण खोने वाला था। उसने आज्ञाकारिता से खुद को एक सुंदर फूलदान की तरह पकड़े जाने दिया, जबकि आदमी उसे अपनी बाहों में सुरक्षित रख रहा था। वो लगभग महसूस कर सकती थी कि उसके पीछे दो गर्म नजरें उसकी पीठ पर चिपकी हुई थीं, ठंडी आभा के साथ। जब ऑस्वाल्डो सलीना को लेकर चला गया, लूक ने आराम से अपनी बंदूक रखी और तंज कसा। आज रात हुई परेशानी के लिए माफ कीजिए, मिस्टर पूल, मेरी माफी। क्राइस्ट एक महान व्यक्तित्व है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक साथी है जो उसे बहुत रोक रहा है, उसने सोचा। लूक ने अवमानना भरी नजर से इज़ाबेल को देखा और फिर मुड़कर चला गया। ऑस्वाल्डो के लोग भी उसी तरह पीछे पीछे चले गए। एक पल में सभी बाहरी लोग चले गए और पूरी हॉल में घातक चुप्पी छा गई।
इज़ाबेल अपनी व्हीलचेयर पर बैठी डर से कांप रही थी, इतनी डर गई कि एक शब्द भी नहीं बोल पाई। क्राइस्ट के चेहरे की दृष्टि ने उसे एक शब्द बोलने से रोक दिया। कमरे में तनाव इतना घना था कि अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ क्राइस्ट की मुट्ठी ने भारी टेबल पर प्रहार किया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इज़ाबेल इतनी डर गई कि वह पूरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसने मुंह कसकर बंद रखा, डरते हुए कि आदमी की मुट्ठी सीधे उस पर पड़ेगी। सलीना को आदमी ने कार में बैठाया और ड्राइवर द्वारा घर तक पहुंचाया गया। ऑस्वाल्डो के भावों को देखकर सलीना ने हल्की भौहें सिकोड़ दी, महसूस करते हुए कि उसका पति गुस्से में है और यह सब उसकी गलती थी। उसे मनाना था। सलीना ने अपना हाथ उठाया और सावधानीपूर्वक उसे आदमी के ठंडे हथेली में रखा। उसने उसकी ओर देखा, आवाज को नर्म और मीठा रखते हुए कहा, मेरा उस आदमी से अभी कुछ लेना देना नहीं था। भले ही होता, वह तो उनका दुश्मन था। ऑस्वाल्डो ने शुरू में तय किया था कि वह कुछ दिन उसे अनदेखा करेगा ताकि वह सबक सीखे और फिर कभी अन्य पुरुषों के साथ भागने की कोशिश न करे। लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि यह असंभव कठिन काम था। खासकर उसकी मीठी आवाज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी और उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगा। उसने अपनी तर्क को धोखा दिया और नियंत्रण ले लिया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सलीना ने पलकें झपकाईं और उसकी मुस्कान और भी मीठी हो गई। ऑस्वाल्डो स्तब्ध रह गया। ठंड का विरोध न कर पाने के कारण वह आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने उसे उठाया और अपने घुटनों पर बैठा लिया, दोनों हाथों से उसकी पतली कमर को थामे हुए। उसने सलीना को अपनी बाहों में नाजुक गुड़िया की तरह पकड़ा। सलीना जानती थी कि वह गलत है और जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया। ऑस्वाल्डो ने सिर झुकाया और उसका चेहरा छुआ, उनके माथे हल्के से टकराए। उनके बीच एक छोटी सी अंतरंगता थी। आदमी की गहरी नजरें उसे स्थिर घूर रही थीं, आंखों में स्नेह की झलक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ? सलीना की घूमी हुई पलकों में कंपन हुआ और उसके चेहरे पर शर्म का रंग फैल गया। उसने अपराधबोध महसूस करते हुए कहा, पति बस भाई जैसे हैं। इसलिए उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी को धोखा दे रही है। ऑस्वाल्डो ने धीरे से हंसा और उसकी गहरी और आकर्षक आंखें उस पर टिक गईं। उसकी शरारती मुस्कान देखकर वो लगभग उसे वहीं छूने से खुद को रोक नहीं पाया। सौभाग्य से उसने खुद को रोक लिया। अगर उसने उसे चेतना में रहते हुए चूमा होता तो सलीना उसे धक्का देकर दूर भाग सकती थी। सुंदर पत्नी से शादी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाने की स्थिति वास्तव में कष्टदायक थी। ऑस्वाल्डो ने अपनी बेचैन इच्छा को दबाया और अपनी उंगलियों से सलीना की नाजुक आंखों को छुआ। उसने धीरे से पूछा, तुम उसके साथ क्यों गई? क्लारा और सलीना का कोई संबंध नहीं है और क्लारा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि सलीना अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाए। सलीना ने क्राइस्ट के साथ जाने का चुनाव किसी गहरी वजह से किया था। सलीना के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई और उसने हल्का आह भरी। मैंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया और इज़ाबेल से मिलने और देखने की कोशिश की कि क्या उसने उसे लिया। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखों में हल्की ठंड झलक गई। तुमने क्या खोया? सलीना की आंखों में ठंड चमकी। यह एक तारका। जैसे ही शब्द रेड एगेट जुबान पर आने वाले थे, ऑस्वाल्डो का फोन अचानक बज उठा। सलीना के शब्द गले में अटक गए और वह सहज रूप से देखने लगी। ऑस्वाल्डो ने भौहें चढ़ाईं और फोन निकाला। वह मूलतः सीधे कॉल काटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर चमकता नंबर देखा, उसने रिसीव बटन दबा दिया। फोन से लेडी लॉरेन की मधुर और सुंदर आवाज आई, बेब, सुना है तुमने मुझे एक गॉडडॉटर दी? सलीना की काली प्यूपल्स शर्मिंदगी से हिली और उसने चुपचाप ऑस्वाल्डो की बाहों से खुद को हटा लिया। वो वहां बेमन होकर बैठी, अपने नाजुक चेहरे को थामे हुए, उसकी आंखें सीधे सामने आकर्षक ढंग से घूर रही थीं। उसकी शक्ल और हाव भाव बिल्कुल उस दुकान की डिस्प्ले पर रखी गुड़िया जैसी थी। अब वो सिर्फ एक गुड़िया थी। गुड़िया नहीं बोलती, सिर्फ सुंदर होने की जिम्मेदारी निभाती है। तो कृपया उसे अनदेखा करें, धन्यवाद। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद लेडी लॉरेन ने सलीना की कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी। उसने हंसते हुए पूछा, मेरी गॉडडॉटर कहाँ है? उसे अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं दिया? अगर तुम्हारा बेटा किसी बाहरी विक्सन के हाथ में गया है तो कंसिडरेट बेटी होना बुरा नहीं है। सलीना ने भौहें उठाईं। क्या वही विक्सन है जिसके बारे में बात हो रही है? ऑस्वाल्डो ने अपने पास बैठी गुड़िया जैसी सलीना को देखा और महसूस किया कि वो बेहद सुंदर और प्यारी लग रही है। उसने अपनी चमकती पतली होठों को मोड़ते हुए कहा, वह सो रही है। कुछ पल बाद लेडी लॉरेन ने कुछ भावनाओं को दबाते हुए धीरे पूछा, गॉडडॉटर सो रही है, मेरी डॉटर इन लॉ क्या कर रही है? उसे अपनी मदर इन लॉ से मिलने दो, वह भी सो रही है। लेडी लॉरेन घबराई, उसकी मधुर और सुंदर आवाज अब संभाल नहीं पा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... 9 बजने भी नहीं हुए हैं। ऑस्वाल्डो का चेहरा वैसे का वैसा रहा। वह थकी हुई है, तुम्हारी वजह से? लेडी लॉरेन ने पूछा। ऑस्वाल्डो ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। सलीना के कान लाल हो गए। लेडी लॉरेन ने आह भरी, बेटा, मैं समझती हूँ कि आप न्यूलीवेड्स हैं और क्लिंगी होना सामान्य है, लेकिन तुम्हारे पास कोई रेस्ट्रेंट नहीं है। तुमने अपनी पत्नी को सोने से पहले ही थका दिया। लंबी रात कैसे बिताओगे? क्या उसने तुम्हें बीस्ट से भी बदतर होने के लिए डांटा नहीं? सलीना न केवल कानों में बल्कि पूरे चेहरे पर भी लाल हो गई। ऑस्वाल्डो फिर भी अपने परफेक्ट पोकर फेस के साथ था और बोला, नहीं।
लेडी लॉरेन की हंसी घंटी जैसी थी। स्वीट हार्ट, सलीना के पति होने के नाते इतने लोग उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन तुम कहाँ थे? तुमने उससे शादी कर ली, लेकिन सारी परेशानियां उसे अकेले संभालनी पड़ी। तुम अदृश्य आदमी की तरह हो। तुम्हारे जैसा हस्बैंड होने का क्या फायदा? ऑस्वाल्डो ने अपनी पलकें उठाई और सलीना की ओर देखा। सलीना को अपनी गुड़िया बनने की प्रिटेंडिंग पर पछतावा हुआ। अब गुड़िया बोल सकती है क्या? फोन पर लेडी लॉरेन की कमजोर और आरोप लगाने वाली आवाज जारी रही। क्या तुम्हें सिर्फ उसकी सुंदरता में दिलचस्पी है और रोज ये सोचते हो कि उसके साथ कैसे सोना है? उसे जोर जोर से गले लगाकर सोते हो और पलटते हो। सलीना की गर्दन भी एक पल में लाल हो गई। ऑस्वाल्डो ने उसका लाल चेहरा देखा और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इतने समय से उसके साथ सो रहे हो, फिर भी उसे गर्भवती क्यों नहीं किया? लेडी लॉरेन अब और सहन नहीं कर पाई। तुम अपने पिता की उम्र में जो कर रहे थे वही नहीं कर रहे हो बेटा, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे। सलीना और ऑस्वाल्डो चुप हो गए। आखिरकार लेडी लॉरेन ने निष्कर्ष निकाला, उसने तुमसे शादी की, लेकिन तुम केवल उसे सोने के लिए इस्तेमाल करते हो। वो सच में नुकसान में है। सलीना ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि क्या उसने इस मधुर और सुंदर महिला को अपमानित किया। ऑस्वाल्डो ने देखा कि सलीना का सुंदर चेहरा पूरी तरह उदासीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कान और चेहरा दोनों लाल थे, जो बेहद प्यारा लग रहा था। उसने हंसते हुए उसका चेहरा छुआ, उसकी आवाज में थोड़ी सडक्टिव सांस थी। तुम पहले वापस जाओ। तभी सलीना को एहसास हुआ कि वे पहले ही कैसल पहुंच चुके हैं। उसने तुरंत अपनी गुड़िया जैसी स्थिति से बाहर आकर अपने बैग को पकड़ लिया और जैसे भागती हुई गेट की ओर दौड़ी। अगर वह और सुनती तो पागल हो जाती। जैसे ही सलीना हॉल में वापस आई, ऑस्वाल्डो का मूड अचानक बहुत शांत हो गया, जैसे उसने किसी मानवता से खुद को अलग कर लिया हो। तुम क्या चाहते हो? लेडी लॉरेन ने उसकी ठंडी आवाज सुनी, जो सलीना से बात करते समय की टोन से पूरी तरह अलग थी। लेडी लॉरेन अभी अभी संभली थी, लेकिन अब वह फिर से जेलसी प्रवोक करना चाहती थी। हालांकि मुख्य मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय था। मैंने सुना कि वह टर्नर परिवार की बेटी हो सकती है। ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी टांगें सीधी की और काले बटरफ्लाई जैसी पलकें झुकी, उसकी आंखों में अज्ञात भावों को छुपाते हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पहचान जो भी हो, वो कहाँ से आती है, जब तक वह खुद है, ये पर्याप्त है। ऑस्वाल्डो की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है। लेडी लॉरेन ने हल्की आह भरी, आज मुझे रिडल परिवार के बैंक्वेट में कुछ खबर मिली। अगर वह वास्तव में टर्नर परिवार की बेटी है, तो उसके पास शायद एक फियांसे है, वह है। ऑस्वाल्डो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, वह शादीशुदा है। सलीना शादीशुदा है। फियांसे का विचार अब बेकार था, क्योंकि वह पहले ही गायब हो चुका है। लेडी लॉरेन ने उसकी आवाज में हॉस्टिलिटी महसूस की और थोड़ी कड़वाहट महसूस की। बेटा, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। अगर वह सच में टर्नर परिवार की बेटी है, तो जो तुम सामना करोगे वह सिर्फ राजधानी के अधिकांश परिवारों का विरोध नहीं होगा, बल्कि। लेडी लॉरेन कुछ डर गई और अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। ऑस्वाल्डो की भूत जैसी आंखें कैसल की दूसरी मंजिल की दिशा में देख रही थीं, उसकी आंखों में नर्म और गहरी रोशनी थी। वह पहले उसका कमरा था, लेकिन अब वह सलीना का कमरा था। एक गर्म पीली रोशनी जली हुई थी और सलीना पहले ही अपने कमरे में लौट चुकी थी। गर्म पीली रोशनी ने फ्लोर टू सीलिंग पर्दे के नीचे एक सिलुएट डाली। सलीना जानती थी कि वह बाहर है और जानबूझकर पर्दा खोलने के लिए बाहर आई। वह बालकनी पर खड़ी हुई, अपने सफेद हाथों से थोड़ी को थामे, दूर से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कुछ कहा हो। दूरी के कारण ऑस्वाल्डो ने नहीं सुना, लेकिन वह जानता था कि उसने गुड नाइट कहा। जब तक सलीना कैसल में है, वह हर रात सोने से पहले उसे गुड नाइट कहती है। यह आदत बन गई थी, तो ऑस्वाल्डो ने भी धीरे से गुड नाइट कहा। सलीना को ऐसा लगा कि उसने इसे सुना, फिर से मुस्कुराई और कमरे में वापस चली गई। ऑस्वाल्डो ने उसकी पतली आकृति को गायब होते देखा और उसकी आवाज में अचानक एक मजबूत भावना थी, जैसे एक भक्ति से भरा इकरार। क्या तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस चीज का है? लेडी लॉरेन ने ऐसा अनुमान लगाया कि वो क्या कहने वाला है, और उसकी सांस अचानक रुक गई। अगर मुझे 19 साल पहले पता होता कि मैं टर्नर परिवार की बेटी से प्यार कर बैठूंगा। ऑस्वाल्डो की आवाज तितली की तरह हल्की थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी पल में अटलांटिक पर तूफान ला सकती है। तो मैं कभी एंडरसन परिवार को टर्नर परिवार के लगभग नष्ट होते देखने नहीं देता। अगर टर्नर परिवार अब भी मौजूद होता, लेडी नवेयर और वह आदमी अब भी जीवित होते, तो सलीना राजधानी की सबसे खूबसूरत और उच्च कुलीन छोटी राजकुमारी होती। वो पिछले दशक को किसी से प्यार और देखभाल पाए बिना अकेली और पीड़ादायक जीवन जीने में नहीं बिताती। भले ही यह सलीना सिर्फ एक संभावना ही क्यों न हो। ऑस्वाल्डो की आंखों में एक चालाक झलक उभरी। जब टर्नर परिवार उस आपदा की चपेट में आया, ऑस्वाल्डो केवल 6 साल का था और इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन लेडी लॉरेन जानती थी कि यह कारण उसके बेटे के लिए कोई सांत्वना नहीं देता। उसकी स्वभाव की वजह से किसी को पसंद करना मुश्किल था, लेकिन जब वह किसी को पसंद करता तो वह गहरा और स्थायी प्यार होता। सलीना उसकी प्यारी लड़की थी और उसके साथ कोई भी नुकसान सीधे उसे ही वापस पड़ता। ऑस्वाल्डो के लिए सच ये था कि वह वहां मौजूद था, लेकिन उसने खड़ा होकर देखा कि वे लोग उसकी पसंदीदा लड़की का परिवार नष्ट कर रहे थे। उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बने, उसके परिवार का पतन हुआ और उसे निर्वासित होना पड़ा।
इसलिए वह खुद को दोष देता और पछताता था। लेडी लॉरेन का दिल कड़वा दुख महसूस कर रहा था। उस समय पूरे राजधानी में लोग पक्ष ले रहे थे। एंडरसन परिवार की निष्क्रियता सबसे कम गंभीर परिणाम था। अधिक परिवारों ने स्थिति का फायदा उठाया और शक्ति में वृद्धि की, जैसे शॉ परिवार और सलीना के फियांसे का परिवार, जिन्होंने टर्नर परिवार का एक हिस्सा काटकर अपना वर्तमान दर्जा पाया। यहाँ तक कि रिडल परिवार ने भी लेडी नविया को छोड़ दिया, अपनी बेटी को पछतावे के साथ मरने दिया और अपनी पोती को बाहर भटकने दिया, इतने सालों तक बिना किसी चिंता के। अचानक लेडी लॉरेन को विशेष रूप से धार्मिक महसूस हुआ। भले ही सलीना के पास फियांसे हो तो क्या हुआ, उसका बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या हक था। आखिरकार ये तथ्य कि टर्नर परिवार की पैट्रिक शाखा बच गई, ये भी उनके एंडरसन परिवार के प्रयासों का नतीजा था। हालांकि वास्तविकता में ये सब उस आदमी की वजह से था, लेकिन दिन बचाने वाला उसका पति था। लेडी लॉरेन ने इस मामले के बारे में अपने बेटे को बताने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि अगर ऑस्वाल्डो जान भी जाता तो इसका उल्टा असर होता। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, उसने अचानक ऑस्वाल्डो की ठंडी और डरावनी आवाज फोन में सुनी। क्या तुम आज रिडल परिवार के बैंक्वेट में जा रही हो? लेडी लॉरेन इतनी डर गई कि कांपते हुए कमजोर स्वर में बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी को और जानना चाहती थी। लेकिन ऑस्वाल्डो स्पष्ट रूप से उसकी वजह से संतुष्ट नहीं था और एक्सप्रेशनलेस कहा, अगली बार फिर जाओ और मैं तुम्हारे पोते को बताऊंगा कि उसकी दादी बुरी महिला है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मदरफकर, लेडी लॉरेन ने शाप दिया, लेकिन फिर अचानक याद आया कि उसकी माँ वही थी। वो खुद को शाप दे रही थी। लेडी लॉरेन, एक गरिमामय और सुंदर महिला, रोते हुए और दुखी चिल्लाहट के साथ अपने पति के पास शिकायत करने चली गई। कैसे उसने ऐसा नास्तिक पुत्र जन्म दिया। उसकी सारी नरमी और विचारशीलता बाहर की विक्सन्स को मिली, जबकि उसकी सारी उदासीनता और बेरहमी अपनी माँ के लिए थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोन काटने के बाद ऑस्वाल्डो तुरंत वापस नहीं गया। वह कार की सीट में पीछे झुका, अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उंगलियों के बीच रखा और जलाई। एक स्टैनली, एक क्राइस्ट और एक रहस्यमय फियांसे। उसकी पत्नी की लोकप्रियता बस आसमान छू रही थी, लेकिन ऑस्वाल्डो को सच में क्राइस्ट और फियांसे की परवाह नहीं थी, क्योंकि सलीना को उनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सिर्फ स्टैनली, वही नाम जिसे सलीना ने व्यक्तिगत रूप से पुकारा, उसके लिए मायने रखता था। ऑस्वाल्डो ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन इस अनदेखे आदमी द्वारा पैदा खतरा अभूतपूर्व था। इस तथ्य से कि सलीना ने अपने अर्ध सचेतन अवस्था में उसका नाम पुकारा, यह मतलब था कि उसका उससे कोई नजदीकी संबंध होना चाहिए। ये नाम ऑस्वाल्डो के पास उसकी पत्नी की असली पहचान का एकमात्र सुराग था, लेकिन उसने तुरंत किसी को जांच पर नहीं भेजा। हालांकि सलीना अब उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने अभी तक उससे प्यार नहीं किया था। चाहे उसे घिनौना या निर्दयी कहो, लेकिन वह सिर्फ अपनी प्यारी लड़की को रखना चाहता था। इसलिए जब तक सलीना उससे प्यार नहीं कर लेती, ऑस्वाल्डो कभी भी किसी को अनुमति नहीं देगा जो उसे चाहता हो, किसी को जो उसके भावनाओं को प्रभावित कर सके या किसी को जिसे वह परवाह करती हो। आदमी ने सिगरेट का धुआं लिया और धुआं उसके चारों ओर घूमते हुए अचानक ठंडी मुस्कान दी। कोई भी उसकी महिला नहीं चुरा सकता। सिगरेट खत्म करने के बाद उसके पास का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। ऑस्वाल्डो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और उसने अपने पतले उंगलियों से रिसीव बटन दबाया। दूसरी तरफ से एक सुस्त और शक्तिशाली आवाज आई, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सब कुछ तुमसे सीखा। ऑस्वाल्डो का चेहरा शांत था और उसकी आवाज कैजुअल लग रही थी। आखिरकार जब से मैंने चलना सीखा, तुम मुझे कहते रहे कि एक आदमी के हाथ अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए होते हैं, बेटे के लिए नहीं, और एक लड़के के रूप में मुझे अपनी माँ से गले नहीं लगना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह अपनी पत्नी के पक्ष में अपनी माँ के मुकाबले पक्षपाती है और यह उसके पिता की गलती है। इतने वर्षों में पहली बार उसके पिता चुप हो गए। ऑस्वाल्डो ने कार की खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा और अचानक पूछा, तुम टर्नर परिवार के बारे में कितना जानती हो? तुम सक्षम हो? खुद जाकर पता करो। बोलने के बाद उसके पिता ने फोन काट दिया। ऑस्वाल्डो, उसने अपना फोन रख दिया बिना और कोई सवाल पूछे। आखिरकार ऐसा लगता है कि सलीना वास्तव में राजधानी के मामलों में शामिल नहीं होना चाहती। चाहे वह अंततः राजधानी जाए या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। अगर सलीना वास्तव में राजधानी नहीं जाती है तो उसे जरूर। आदमी ने अपनी काली पलकों को झुका दिया और हाथ से कार का दरवाजा खोला। फिर उसने आदेश दिया, देखो कि लेडी नविया ने क्या छोड़ा और सब कुछ वापस ले आओ, एक भी चीज चूके बिना। केवल वही चीज जिसे देखकर सलीना इतनी परवाह करती है, लेडी नविया से संबंधित हो सकती है। सलीना का रिडल परिवार में पहले अच्छा समय नहीं बीता था और लेडी नविया की कई चीजें दूसरों द्वारा जब्त की गई थीं। कुछ वापस मिली थी, लेकिन सलीना के अनुसार ये स्पष्ट था कि अभी तक सब कुछ नहीं मिला था। बॉडीगार्ड ने फुसफुसाया, हाँ, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले सुबह सलीना ने नाश्ता किया। ऑस्वाल्डो उसे स्कूल भेज दिया। जैसे ही सलीना कैंपस में प्रवेश करती है, ऑस्वाल्डो को लूक का कॉल आया। क्राइस्ट कल रात लगभग पागल हो गया। वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। ध्यान रहे कि अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए दूर रखो और उसे बेफिक्र होकर क्राइस्ट में न उलझने दो। ऑस्वाल्डो ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम चाहते हो कि मैं किससे दूर रहूं? लूक, तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे और कुछ नहीं कहोगे? ऑस्वाल्डो चुप रहा। स्पष्ट रूप से यही सच्चाई है।
लूक निराश हुआ। ऑस्वाल्डो, क्या तुम अपनी पत्नी को बस ऐसे ही बिगाड़ने वाले हो? ऑस्वाल्डो, ये क्या है? लूक तुरंत इतना गुस्से में आ गया कि उसका धैर्य ही टूट गया। वो अंततः समझ गया, एक पत्नी गुलाम कोई सुधार योग्य प्राणी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना खुद कभी कोई परेशानी पैदा करने वाली नहीं थी और क्राइस्ट के बारे में उसके अलावा कोई अनावश्यक विचार नहीं थे, सिर्फ यही कि पुरुष उसके लिए खतरा और परेशानी ला सकते हैं। ऑस्वाल्डो उसके लिए इतना अच्छा था कि वह आदमी की छिपी हुई मंशाओं को भी नोटिस नहीं कर पाई, और बाकी किसी चीज के बारे में सोचने की बात तो छोड़ो। वो प्रयोगशाला में गई, कपड़े बदले और ज़ाकरी आया, हाथ में वह समस्या लिए जिसे वे कल रात हल नहीं कर पाए थे। सलीना ने पूछा, कल तुमने कितने अंक प्राप्त किए? ज़ाकरी के चेहरे पर कड़वाहट और गहरा रिजेंट दिखाई दिया। 0.78। सलीना ने अनुमान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सुधार किया है सीनियर। 58 से 78 तक 20 अंकों की सुधार की रेंज समस्या हल करने के तरीकों में महारत में परिवर्तित होती है। ये भी दिखाता है कि इस युवा ने हाल ही में कितनी मेहनत की है। ज़ाकरी असमंजस में रह गया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ग्रेड में हमेशा पहले रहने का आदी हो, 78 अंक काफी शर्मनाक होते हैं। सलीना सिर्फ मुस्कुराई और फिर अपनी ठुड्डी छूते हुए पूछा, सीनियर एडवर्ड ने कितने अंक पाए? 80। सलीना ने ध्यान से सोचा और फिर सबसे अच्छे छात्रों को उत्साहित करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। 90 पासिंग लाइन है। सीनियर छात्र सिर्फ 1 दर्जन अंक दूर हैं और दूसरा मॉक एग्जाम जल्द ही आ रहा है, तो मेहनत करो। ज़ाकरी के होंठ ट्विच हुए और उसने अचानक जिज्ञासु स्वर में पूछा, लेडी सलीना, क्या आपने पहले मेडिकल स्कूल के चयन परीक्षा में भाग लिया है? एडवर्ड को पहले कुछ सवालों में समस्या थी और वह अपने पिता से परामर्श करने गया। फिर उसके पिता ने कहीं से राजधानी के मेडिकल स्कूल की लिखित चयन परीक्षा के सवालों का सेट खोज निकाला। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि सवाल बनाने के सलीना के तरीके कुछ हद तक समान थे, लेकिन तुलना में सलीना का दृष्टिकोण अधिक तेज और व्यापक था। योग्यता परीक्षा में परीक्षा का हर अंक शक्ति के एक निश्चित स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह अकादमिक एलीट्स का समूह अचानक समझ गया कि सलीना के सवाल कितने कीमती थे। आपको पता होना चाहिए कि राजधानी में शैक्षिकी संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और लगभग सभी शीर्ष प्रतिभाएं देश भर से वहां इकट्ठा होती हैं। मेडिकल कॉलेज वह जगह है जहां देश के सभी डॉक्टर जीवन भर की आकांक्षा रखते हैं। योग्यता परीक्षा के सवाल किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सलीना सवाल प्रदान कर सकती है, जो दिखाता है कि वो कितनी शानदार है। सलीना ने गंभीरतापूर्वक कहा, नहीं, बस मैं पिछले बार ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसरों को नाराज कर बैठी थी और वे इस बार सवाल मुश्किल जरूर बनाएंगे। अगर क्रिफिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में कोई भी मेरे कारण पास नहीं होता तो मैं बहुत दोषी महसूस करूंगी। ज़ाकरी ने वास्तव में इस वजह को विश्वासपूर्वक स्वीकार किया और अर्नेस्ट होकर सलीना की ओर देखा। लेडी सलीना, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और परीक्षा में अच्छा करूंगा। सलीना ने ताली बजाई। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ज़ाकरी की पलकों में ट्विच हुआ। ये अहंकारी प्रतिभाशाली छात्र क्रिफिया में हमेशा उत्कृष्ट होने के आदी थे और उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे राजधानी में योग्यता परीक्षा पास करने के लिए भी संघर्ष करेंगे। यह हार इस अकादमिक एलीट्स के समूह के लिए अभूतपूर्व थी, इसलिए हाल ही में वे सभी काले अध्ययन की स्थिति में गिर गए हैं। ज़ाकरी देर रात तक अभ्यास सवाल कर रहा था और उसकी डार्क सर्कल्स दिख रही थीं। सलीना ने उसे पूरा किया हुआ प्रश्न पत्र दिया और मुस्कुराते हुए युवक के कंधे पर थपथपाया। हिम्मत रखो ज़ाकरी, दूसरे मॉक एग्जाम के बाद तुम पाओगे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। जैसे ही ज़ाकरी बोलने वाला था, दरवाजा अचानक धक्का देकर खुला और समा खड़ी थी, सलीना की ओर ठंडी नजर से देखते हुए, फिर ज़ाकरी की ओर घुमा। ज़ाकरी, मैंने सुना कि आप लोग मेडिकल कॉलेज में हाल ही में कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम के पेपर पर काम कर रहे हैं। सलीना के कारण ज़ाकरी ने अब समा के साथ अपनी सामान्य मित्रता नहीं रखी और बहुत ही इंडिफरेंट स्वर में कहा, हाँ। समा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए नापसंदगी जताई। तुम आखिरकार प्रयोगशाला में आए। उन अतिरिक्त पाठ्यक्रम के पेपर पर समय क्यों बर्बाद करना, जिनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है और केवल समय खराब होता है। जो लोग वे सवाल बनाते हैं वे सच में खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, इतने सारे अकादमिक एलीट्स के सामने खुलकर अपनी बुद्धिमानी दिखाते हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? सलीना का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसे उसने उन शब्दों को सुना ही नहीं। ज़ाकरी का स्वर ठंडा हो गया। यह मेरा काम है समा, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। समा ने ठहाका मारा, मैं सिर्फ भलाई के लिए याद दिला रही हूँ। लैब का मूल्यांकन सख्त है और एक बार फेल हो गए तो आपको लैब से निकाल दिया जाएगा। अपने बगल वाले व्यक्ति की तरह मत बनो जो ध्यान नहीं दे सका और बाद में रोता। ज़ाकरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वैसे भी मुझे पता है कि अगर तुम लैब से निकाल दिए गए तो लेडी सलीना नहीं निकलेगी। वह देर से आई हो सकती है, लेकिन वह तुमसे कहीं बेहतर प्रयोग करती है। क्या तुम खुद ये नहीं जानते? अंततः यहाँ तक कि बाहरी शिष्टाचार भी नहीं बचा। समा उस दुखी बिंदु पर मार खाए और बोली, तुम रुको। समा के साथ आए व्यक्ति ने उसे और कुछ कहने से रोका। समा ने लगातार हमला जारी रखा, आखिरकार देखेंगे कि लैब से कौन निकाला जाएगा। उसने ठंडी नजर से सलीना की ओर देखा, जिसका चेहरा शांत और सुसंयमित था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा व्यवहार कितना हास्यास्पद है, सलीना?
अपनी बुद्धि दिखाना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुमने अभी अभी एक परफ्यूम कॉन्टेस्ट जीता है और सोचती हो कि तुम महान हो। तुमने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके छात्रों का इतना कीमती अध्ययन समय बर्बाद कर दिया। अगर मेडिकल विभाग की परीक्षा ठीक से नहीं गई तो ये सब तुम्हारी गलती है। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। समा के गुस्से की तुलना में उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। ओह, उसने और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से उसने समा पर एक भी अतिरिक्त शब्द बर्बाद करने की परवाह नहीं की। समा उसके रवैये से बहुत नाराज हुई और घृणा से बोली, तुम सिर्फ पीछा किए जाने और प्यार किए जाने का आनंद लेती हो, है ना? स्पष्ट रूप से तुम घमंड पसंद करती हो, लेकिन दिखावे के लिए खुद को असंसारिक बताती हो। कितनी कपटी। सलीना ने सुस्त भाव से अपनी पलकों को उठाया। मैंने सबको एक सवाल दिया हल करने के लिए। इसका तुमसे क्या लेना देना? समा के होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े। कैसे इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? क्रीफिया यूनिवर्सिटी की छात्रा होने के नाते तुम्हारा व्यवहार सभी को प्रभावित करता है। सलीना, तुम सोचती हो कि तुम महान हो और छात्रों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहती हो, सभी शिक्षकों और प्रोफेसरों को अनदेखा करते हुए। क्या तुम जानती हो कि इस तरह के अज्ञानी व्यवहार को क्या कहते हैं? उसके और अधिक अनुचित होने पर बाकी लोग सहन नहीं कर सके। मिस्टर न्यूमन जल्दी आ रहे हैं। समा, क्या आप कृपया रुक सकती हैं? ठीक है, क्या हम अब क्लास शुरू कर सकते हैं? मुझे मत खींचो। समा ने उस व्यक्ति को धक्का दिया जो उसे रोक रहा था और सलीना की ओर ठंडी नजर से देखा। मैं उसे सहन नहीं कर सकती। वह इतनी प्रभावित है। सिर्फ उसके कारण पूरे मेडिकल विभाग को उसके लिए एक बदसूरत खरगोश ढूंढना पड़ा। वह सोचती है कि वह महान है और कैंपस के अध्ययन प्रतिभाओं को समस्याएं देती है। उसे क्या लगता है वो बड़ी चीज है? उस सुंदर चेहरे पर भरोसा करके हमेशा खुद को बड़ा दिखाना, दिन भर कमजोर और नाजुक बनने का नाटक करना, हर किसी को अपने चारों ओर घुमाना और खुद को सबका ध्यान केंद्र बनाना। अगर वह कपटी नहीं है तो फिर वह क्या है? सलीना का चेहरा बेहद शांत था और जब उसने समा की ओर देखा उसकी आंखों में कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उसके साथ बहस करने की कोई परवाह नहीं। ज़ाकरी गुस्से में लाल हो गया। लेडी सलीना का तुमसे क्या संबंध है? हमें खुशी है कि हम उसे खरगोश खोजने में मदद कर रहे हैं। तुम्हें इसमें क्या समस्या है? तुम ही तो अंधे और दिखावे वाले हो, हमेशा दूसरों को डांटते और व्याख्यान देते रहते हो। मुझे लगता है कि असली कपटी तुम ही हो। समा अभी भी बहस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक लैब का दरवाजा धक्का देकर खुला। मिस्टर न्यूमन दरवाजे पर खड़े थे। लैब में शांति बनाए रखनी चाहिए। तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? सलीना को छोड़कर सभी के चेहरे बदल गए। भले ही उनका निजी झगड़ा कितना भी गहरा हो, सामंजस्य की संभावना अभी भी थी। लेकिन अगर उन्होंने प्रोफेसर पर बुरा प्रभाव डाला तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। समा का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह सबसे ज्यादा जोर से बोल रही थी। उसने तुरंत बहाना बनाकर स्थिति सुधारने की कोशिश की। टीचर, हम चैलेंज कप की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे और उत्साह में हमारी आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई। हमें खेद है। मिस्टर न्यूमन का जीवन अकादमिक प्रयोगों के इर्द गिर्द घूमता था और उन्हें मानव संबंधों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। वह इसे ज्यादा नहीं सोच सके। समा की बात सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। चैलेंज कप जल्दी ही आ रहा है और क्रीफिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के रूप में थोड़ा नर्वस होना सामान्य है। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। आपकी क्षमताओं के साथ अगर आप स्थिर प्रदर्शन करेंगे तो पुरस्कार जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। समा खुश हुई और आज्ञाकारी स्वर में बोली, धन्यवाद टीचर, हम मेहनत करेंगे। वह अन्य लोग जो चैलेंज कप में भाग लेने वाले थे भी मिस्टर न्यूमन के शब्द सुनकर शांत हुए। अगर उन्होंने कहा कि वे पुरस्कार जीत सकते हैं तो शायद ये सच था। जब वे पुरस्कार जीतेंगे तो यह उनके भविष्य के करियर के लिए बड़ा उत्साहवर्धक होगा। जब मिस्टर न्यूमन पास के कमरे में कपड़े बदलने गए, समा ने घमंडी निगाह से सलीना को देखा। परफ्यूम प्रतियोगिता जीतने में क्या बड़ी बात है डॉक्टर के पुरस्कार के मुकाबले? ये कहकर वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से कपड़े बदलने चली गई। अन्य लोग शर्मिंदा और खेदपूर्ण नजरों से एक दूसरे को देखते रहे, फिर सलीना की ओर झांककर समा का अनुसरण किया। ज़ाकरी का चेहरा गुस्से से काला हो गया और उसने सलीना की ओर मुड़कर कहा, लेडी सलीना, कृपया बुरा मत मानो। सलीना ने पलकें झपकाईं। मुझे बुरा नहीं लगा। अगर उसे बुरा लगता तो वह समा को वहीं रोते हुए देख सकती थी। ज़ाकरी, लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव बिल्कुल अलग कहता है। सलीना मुस्कुराई। सिर्फ वही नहीं, स्कूल में कई लोग मुझे चुपके से गाली देते हैं, है ना? ज़ाकरी हक्का बक्का हो गया। कुछ अफवाहें हैं, लेकिन सलीना ने अपनी घुंघराली पलकों को नीचे करते हुए धीरे कहा, तो सीनियर, तुम्हें दूसरे मॉक एग्जाम में अच्छा करना चाहिए। अगर तुम लोग फेल हुए। ज़ाकरी ने उसका गोरा चेहरा गहरी शर्मिंदगी के साथ देखा। जो काम सलीना ने उसे सौंपा था वह अब सबको पता चल गया था। अगर वे सब परीक्षा में फेल हुए तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? लड़का अपनी भावनाओं में बह गया और बिना सोचे बोला, लेडी सलीना, चिंता मत करो, मैं दूसरे मॉक एग्जाम के बाद उन लोगों को घुटनों पर बैठा दूंगा जो तुम्हें गाली देते हैं। सलीना ने तुरंत अपनी पलकों को उठाया और मुस्कुराई, तो फिर मैं इसे तुम्हारे हाथ में छोड़ देती हूँ सीनियर।
जैकरी अभी बोल नहीं पाया था, लेकिन उसने देखा कि सलीना की मुस्कान धीरे धीरे तिरछी हो रही थी और फिर ठंडे स्वर में जोड़ा, अगर कोई मुझे फेल करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे उसकी सीख दिलाऊंगा। जैकरी अचानक कांप गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच दूसरी तरफ समा ने कपड़े बदले और बदलने के कमरे से बाहर निकली। जैक ने उसे एक पेपर दिया। उसने सहज रूप से उसे लिया। यह क्या है? ये टेस्ट पेपर है जो हमारे जूनियर ने सीनियर्स को सौंपा। समस्या हल करने का तरीका और तर्कशील सोच दोनों बहुत उन्नत हैं। इसे पढ़ने के बाद उसे और परेशान मत करना। समा तुरंत अनइंटरेस्टेड हो गई और इसे किनारे फेंक दिया। घृणास्पद स्वर में बोली, 2 परीक्षा में अच्छा करने वाले सीनियर में क्या बड़ी बात है? तुम। जैक ने उसे असंतोषपूर्ण नजरों से देखा और अंततः कहा, सिर्फ सीनियर्स ही इसे नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अन्य ग्रेड के लोग, कई ग्रेजुएट छात्र और शिक्षक भी इसे रिसर्च कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सलीना द्वारा दिए गए सवाल निश्चित रूप से वे नहीं हैं जो तुमने कहा था। ये सुनकर समा ने ठहाका मारा और पेपर को फिर से लिया, उसे हाथों से फाड़कर अपने पैरों के पास कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या वो लैब में बस कुछ दिनों से है और तुम्हें पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया? जैक के चेहरे पर गुस्सा चमक गया। तुम। समा ने तिरस्कारपूर्ण हंसी दी। हम चैलेंज कप में भाग लेने वाले हैं, मिस्टर न्यूमन ने खुद कहा कि हम पुरस्कार जीत सकते हैं। तब हम पूरे क्रिफिया यूनिवर्सिटी की शान बनेंगे। भले ही सलीना दूसरे मॉक में कुछ अंक सुधार सके, उसकी तुलना हमारे साथ कैसे हो सकती है? जैक ने उसे इरेशनल नजरों से देखा, लेकिन इस समय बहस नहीं करने का निर्णय लिया और जाने के लिए मुड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कक्षा के बाद जैकरी छात्र कार्यालय लौटा और अपनी किताब डेस्क पर फेंक दी। बिली ने हलचल सुनी और भौहें चढ़ाते हुए ऊपर देखा। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों दिख रहे हो? जैकरी ने चिढ़ते हुए अपने बालों को रगड़ा। भाई, समा ने हद पार कर दी। उसने आज लेडी सलीना को सार्वजनिक रूप से डांटा। बिली ने अचानक स्थिति की गंभीरता समझी। क्या लेडी सलीना ने पलटवार नहीं किया? जैकरी ने अपराधबोध के साथ कहा, ये सब मेरी गलती है। समा ने लेडी सलीना का बहाना बनाकर मुझसे सवाल लेने के लिए उस पर हमला किया। लेडी सलीना अस्वीकार नहीं कर सकी और केवल खड़ी होकर डांट सुनती रही। बिली ने पूछा, क्या तुमने लेडी सलीना से कहा कि तुम्हें उच्च अंक प्राप्त करने हैं? जैकरी ने ड्रॉवर से अपने सभी पेपर निकाल लिए। मैंने लेडी सलीना से वादा किया कि दूसरे मॉक एग्जाम के दौरान जो भी हमें गाली देगा, उसे घुटनों पर बैठाकर माफी मांगना पड़ेगा। जैकरी ने सोचा, ये बेवकूफ लड़का। जैकरी ने अपने पेपर लिए और चलते चलते एक बन लिया, कहते हुए, मैं आज रात स्टडी रूम में रहूंगा। क्लब अध्यक्ष को याद दिलाना कि दरवाजा बंद न करे।